पालने को आप तरबियत समझ रहे हैं, पालना तरबियत नहीं है। पालना तो हमसे अच्छा जानवर भी है, बहुत केयर करता हो और अपने बच्चे की। इंसानी बच्चे को गुर्बत चाहिए, इंसानी बच्चे को प्यार चाहिए, इंसानी बच्चे को नजदीकियाँ चाहिए, सोच का हिस्सा बनना चाहिए। बच्चा खुश है तो खुश क्यों है, गम में है तो गम क्यों है, उस पर निगाह रखना, मुश्किल निगाह, उसकी सोच का हिस्सा, उसको सुनना। हम उसको नहीं सुनते, नहीं सुनाते, सुनेंगे तो समझेंगे, उसको समझना, वक्त देना। बच्चे दो सीखते हैं, हमसे सीखते हैं। सीखता कैसा है आदमी, कैसे सीखता है? कौन बोले? लोगों के साथ बात करनी चाहिए। यानी मैं बैटिंग करूँगा तो भाई सुने तो कैसा होगा, माएँ भी बोल सकती हैं। हम सीखते कैसे हैं? अरे भाई सीखते कैसे हैं? हम कैसे सीखते हैं? कौन बोलेगा? सीखते, आप सीखते हैं रोज, कैसे सीखते हैं? हाँ नहीं, बड़ों से। हम बड़ों से कैसे सीखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, देख कर इतने जोरदार ना भी कीजिए। सीखते कैसे हैं? देख कर और सुनकर, इनके जोरदार ना कीजिए। मतलब सीखते कैसा है? देख कर सुनकर। तो बच्चे की तरह देख कर और सुन के वैसे ही सीखता। पैदा होने के साथ मातृभाषा बोलने की बात नहीं है। तो बुक आती है, बेट पे रस लाएंगे, ये बुक रहा तो चाहिए। जुबानें, लोगों के अंदाज पहचान, सुनकर और जो सही देखता है, सही सुनता है, बेहतरीन तरबियत होती है, या बिगाड़ की तरबियत होती है। अच्छा देखता है, अच्छी तरबियत होती है, अच्छा सुनता है, अच्छी तरबियत होती है। गलत माहौल में है, गलत तरबियत होती है। तो घर का हमारा माहौल कैसा है? अगर घर में झूठ बोलना आम बात है, तरबियत होगी, है ना? घर में सफाई का इंतजाम नहीं है, गंदगी रहती है, पाकि अल्लाह ईमान रहने के बावजूद साफ सफाई नहीं होती, तो तरबियत चेंज हो रही है। वक्त पे खाना नहीं होता है, ये भी पीढ़ी तरबियत है। सेहत का ख्याल ये रखा जाता है, ये भी तरबियत है। कंप्यूटर को आपको परिवार बोलेगा, पहले जगह तो पाकि की जगह जुम्मा जब पानी की गंदगी भी थी, वजह भी थी, अभी साइंस बदलते हैं। तो वहां से बच्चे की तरबियत देखकर जीरो से शुरू की है। बच्चा सुनकर बोलना सीखता है, हम सिखाते हैं बोलो मामू, बोलो पापा, आप जो बोलते हैं और उसको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, उसकी आंखों में आगे लगा के देखते हैं, क्या तरबियत है। उसको हंसाते, हंसाने की तरबियत है। माँ का रोता हुआ चेहरा रहेगा तो बच्चे का भी, है ना? तो बच्चा खुशी के माहौल में खुशी सीखता है, टेंशन का माहौल में टेंशन सीखता है। घर में झगड़े हो रहे हैं, बाप रोज गालियां देता है, गाली देना आम बात है, झूठ बोलना आम बात है, रिश्तों की कीमत करना आम बात है। तरबियत हो रही साहब, आप जो एनवायरमेंट इन बच्चों को देते हैं वैसी तरबियत होती है। और तरबियत अगर खराब है तो तालीम का असर नहीं होता। तरबियत अच्छी है, तालीम होने को सुहागा है। और जिन बच्चों को माँ बाप की कुर्बत मिलती है, प्यार मिलता है, ऐसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। ऐसे बच्चे बहुत बड़े काम करते आगे जाए। ऐसे बच्चों को एहसास है करते ही नहीं देरी होती है। ऐसे बच्चे निगेटिव थिंकिंग नहीं करते। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की। देखो कहाँ से तरबियत शुरू होती है? जीरो एज से। कुदरत का एक निजाम है, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में हम सुबह से शाम तक जिंदगी गुजारते हैं, वो असर हमारे जहन पर और दिल पर होते हैं। अगर अफराद में मायूसी का माहौल है तो मिजाज मायूसी का बनता है।
ईमानदारी है, प्यार मोहब्बत है, इखलास है, खौफ खुदा है, तो यही तो तरबियत है। फिर माँ का कैसा बर्ताव है, हमने उन जाहिल माओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाहिल माँ प्यार नहीं करती। हर माँ, हर बाप, उसकी जिंदगी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो जैसा अपने औलाद को चाहते, दुनिया की कोई हस्ती उनको चाह नहीं सकती, लेकिन उसकी चाहत जहर कब बनती है, जब वो खुद चाहती है। उसको मालूम नहीं है कि तरबियत कैसे करना, इनकी अहमियत क्या है, स्कूल को कैसे भेजना, तैयारी कैसे है, स्कूल के साथ मेरा कैसा रिश्ता होना चाहिए, टीचर से कैसा मेरा तालमेल होना चाहिए। मैं स्कूल को भेजने से पहले बच्चे को तैयार करके भेजना, ताज़ा खाना खिला के भेजना, है ना, बासी खाना नहीं खिलाना, ये छोटी बात नहीं, बड़ा इंसान बनाती है। उसके हर चीज का, उसके साफ से उठाना धोना, कपड़े साफ सुथरे, माशाल्लाह सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है। चलो जोरदार ताली आपके लिए माशाल्लाह। इसका सर की मेहनत है, सर बुला के बोलते होंगे, आपको तरबियत देते होंगे कि कैसा ना करा के देना, तो ये भी तो जरूरी है। मतलब आपके दोनों की मेहनत से, मतलब 3 लोगों की मेहनत से, तो माँ बाप दोनों का चाहिए। आप 2 हाथ से मेहनत करेंगे तब ताली बजेगी और काम होगा फिर सर का। तो इस तरह से आप कैसे हिस्सा बने, कैसी सोच का हिस्सा बने, उसे करेगा। हाँ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। अब एक तो आप घर का इन्वायरमेंट, अतराफ का इन्वायरमेंट, मोहल्ले का भी इन्वायरमेंट होता है, गाँव का भी इन्वायरमेंट होता है, और सबसे खतरनाक जो हमारी व्यक्तित्व को तबाह करने वाली कोई चीज है, तो क्या है भाई, कौन बोलेगा? सबसे खराब करने वाली, तबाह करने वाली कौन सी बोलेगी? दोस्त, मोबाइल सबसे बड़ी जोरदार बात है। दोस्त और मोबाइल, दोस्त को बचा जा सकता है, इससे बचा नहीं जा सकता। आज एक घर में घुस गया है, 7 पर्दे में पहुंच चुका है। इसका ये बुरा नहीं है, मेरे को सुनो, ये शैतान नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, एक दातन है। जैसे बोलते हैं कर लो दुनिया को मुट्ठी में, अगर इसका इस वेपन को सही चलाने आएगा तो दुनिया मुट्ठी में होगी, कदमों में होगी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये चलता किस दुनिया पे है, आपकी जिसे सोच होगी पता चलेगा। यहां उजाला है तो यहां से उंगली करने का उजाला मिलेगा। यहां मतलब सारा खेल है उंगली का, सारा खेल है उंगली करने आना चाहिए, और उंगली का ताल्लुक है दिमाग से। यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ खौफ है, यहाँ बेजारी है, या मलाजत है, तो मलाजत मिलेगी। यहाँ अगर खौफ खुदा है, हम इसको देख रहे हैं, अकेले में देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा है, बंद कमरे में देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, कौन देख रहा है? वो जो सबको बनाने वाला, वो अल्लाह। तब उसके अंदर खौफ रहेगा, आप इससे गुमराह नहीं होंगे, ये काम की चीज बनेगा। और ये कौन से शिकार होने मालूम? सर्वे हुआ, इसका शिकार वो बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, जिनके पास, जिनके साथ माँ बाप खेलते नहीं है, वक्त ही देते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी कुछ माया तो जहालत में बच्चे सरदार की बोलते हैं, हाथ में मोबाइल देखते हैं, खाना पका के मोबाइल देखते, कौन बिगाड़ रहा है इसको? हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। और फिर बाद में बोलते हैं मोबाइल, कुछ बच्चे बाद में ऐसा होता है, बिल्कुल कार्टून देखती नहीं, देखता नहीं, खाता नहीं,
मतलब आप खतरनाक आग से खेल रहे हैं, एक ऐसी चीज से खेल रहे हैं जो आगे जाकर आपके जहन को बंजर बना देगी, आपकी सलाहियत छीन लेगी, आपको गुलाम बना देगी, क्योंकि ये जहन पर इफेक्ट करता है। 5000 लोगों पर सर्वे किया गया हाल ही में, तो पता चला एक आम इंसान भी जो उसका एडिक्ट नहीं है लेकिन मसरूफ आदमी भी है, काम भी इसके जरिए होता है, तो मालूम हुआ कि 24 घंटे में एक आम आदमी भी इसको 250 से 300 बार देखता है पूरे दिन भर में, 250 से 300 बार मतलब इतना अट्रैक्ट कर चुका है, आपको इजी बना देगा, हर चीज आपको दे रहा है, वो सोचने की सलाहियत छीन लेगा। तो जो डिफिकल्टी है उसके सॉल्यूशन के लिए ठीक है, उतना देगा और कंट्रोल कर, लेकिन ये जंगल इतना घना है कि अंदर घुस के चला जाता है। कितने घंटे देखना चाहिए? खाना 3 टाइम खाते हैं, 10 घंटे नहीं खाते, ये भी जरूरत की चीज है। मैं ये नहीं बोलता उसको गा के फेंको, नहीं, ये काम की चीज है। और एक 14 साल की उम्र है तो बच्चों को इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लॉकडाउन की वजह से ये बहुत घरों तक घुस गई, एजुकेशन सिस्टम का नाम लेकर एक बैक से इंटर हो गया और बहुत तबाही मच गई लॉकडाउन के पीरियड में। बहुत कुछ गुमराह हो गए, बहुत सारे केसेस हो गए, लेकिन आप तरबियत अच्छी थी वो बच गए, लेकिन कितना? बराबर 5000 लोगों पे सर्वे किया गया तो पता चला कि 200-250-300 लोग इसको 24 घंटे में 200-250 बार देखते हैं, 300 बार देखते हैं, और 46 to 50% लोग इसको रात में बिस्तर में लेके जाते हैं, वहां 2 घंटे देखते हैं, और 35 to 40% लोग कनेक्ट में लेके जाते हैं। ये शहरों का मामला है, वहां भी सुकून से नहीं बढ़ते, गाँव किसी हद तक इससे बचे हुए होंगे, छोटे शहर, बड़े शहर पर तो इसका राज है। 3-3 बजे तक चौराहे पर ऑटो रिक्शा में 10-10 घंटे रात के 3 बजे तक नौजवान बच्चे जिनको माँ बाप की पेरेंटिंग नहीं होती, कब भी आता कब भी जाता, लावारिस की तरह जिंदगी जीता है, 10-10 घंटे 13-13 घंटे। ये सिर्फ इसके सबसे बड़े शिकार बच्चे हो रहे हैं और बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे और बूढ़े। जो काम कर रहे हैं उनको वक्त कम मिलता है, बच्चों पास टाइम है, अगर उनको सही तरबियत नहीं देंगे तो गुमराह हो जाएंगे, वक्त इसमें डाल देंगे, सिंपल बात है। और बूढ़े बेचारे उनको कोई बात करने के लिए वक्त देने को तैयार नहीं है, कोने में बैठे पड़े हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। नमाज पढ़ने खाने को बोल देंगे, नमाज पढ़ने खाने को बोल देंगे। मैं फिर बात कहता हूँ, ये बुरा नहीं है, मैं इसको भी बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी में क्लास में ऑफिसर हैं। उनके बच्चे ने रमजान के महीने में 5 साल का बच्चा है, अभी उसका यसूर कुरान की शुरू नहीं हुआ, 30वां पारा इससे याद किया, 30वां पारा। अच्छी बात है, तो ये हथियार है, चलाने आना चाहिए। चाकू है तो बावर्ची खाने में, तो पकवान बनाने में, सब्जी काटने में सपोर्ट करता, तो गला काटने में सपोर्ट करता। अब तुम इन हाथों में गया, गला काट रहे, उंगलियां काट रहे, सब्जी काट रहे हैं, ये सब सोच के होता है। ये आपको ये एडिक्ट है, ये उन माओ के लिए कह रहा हूं, प्लीज अपनी बच्ची को
अकेले में देखने मत दीजिए इसको। और बच्ची भी ये समझना चाहिए ये बम है, खतरनाक चीज है, पूरा करने वाली चीज है। तो आप भी प्रिकॉशन में बच्ची को समझाएं, बेटा इसके लिए ये टाइम है, ये घंटा आप देखो, ये चीजें देखो। क्या देखना है? एजुकेशन से बहुत सारी चीजें, वो उधर देखने की जरूरत नहीं, आप मुझे देखिए। मैं बात कर रहा हूँ, बात सिर्फ देखने और सुनने की, देखने और तो उन बच्चों के साथ पेरेंटिंग नहीं होती, उन बड़े उम्र के लोगों के साथ कोई बात करने वाला नहीं होगा, इसलिए ये उसके गुलाम बन सकते हैं। तो पहली बात आपके हिस्से में क्या आया? अभी एक कॉमन कंप्लेंट है, बच्चे सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम उतना नहीं सुनते, इसलिए हमारा नहीं सुनते। सुनना तो इनके साथ एक रिलेशन बनाना। यहाँ बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, तो रोजाना देखो अच्छी पेरेंटिंग के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक है बॉन्डिंग, एक है रैपो। रैपो मतलब हम आहंगी, रैपो मतलब हम आहंगी, रैपो। उसके बाद बॉन्डिंग, ताल्लुकात। तीसरा है रिलेशनशिप, रिश्तेदारी। तो पेरेंटिंग में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को बॉन्डिंग, रिपोर्ट, रिलेशनशिप पूरी मिलती है, और ये काम वालिदैन का ही है, पहला काम ताल्लुकात अच्छे रखना, बच्चे के साथ बातचीत करते रहना, सुनते रहना, उसकी कुछ पढ़ाई की बातें सुनना, बेमतलब बातें सुनना, बर्दाश्त करना, उसकी नादानियों को अगर गलत बोलती है तो फौरन इस्लाह करने की जल्दी नहीं करना, पता तो चले इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हर कोई ये ख्याल रखना है खुश है तो खुश क्यों है, मायूस है तो मायूस क्यों है। ये ताल्लुकात, रेपो, रिश्तेदारी, खानदान में रिश्ते मजबूत चाहिए, बड़ों की इज्जत। अभी देखो कई खानदान में चपके झगड़े हैं, तो दलित हो पाएगी क्या? अगर आपके बड़े अब्बा से झगड़े हैं, उनके बड़े ताए से झगड़े हैं, वो बड़े लोग भी झगड़े हैं, बच्चे को फर्क नहीं आना चाहिए। चाचा को उतना ही राइट है बच्चे में सख्ती करने का। कुछ लोग इख्तिलाफ बच्चों तक लाते हैं, उनके पास जाने का नहीं, उनको सुनने का नहीं, गलत। आप रिश्तेदारी को बारूद लगा रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, रिश्तों की कदर कीजिए। ये 3 चीजें कैसे हासिल होगी, वही मंत्र आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पेरेंटिंग एक फन है, और फन एक मुकद्दस झूठ भी होता है, सीखना पड़ता है, कलाकारी है। बच्चों की सोच का हिस्सा कैसे बने, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप और रेपो कैसे बनाए, हम आपकी रिश्तेदारी और ताल्लुकात को बेहतरीन जोड़ कैसे बनाए। देखो मट्टी गारे के बने हैं, मट्टी और गारे के बने हैं, मट्टी से बना है इंसान। जिस इलाके में जमीन के अतराफ से 3 नदियां बहती हों, वो जमीन बहुत जरखेज होती है, बहुत ही वो जमीन बहुत ही हेलो 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 चेक। वो जमीन बहुत ऊंचा होती है, जहां से
से 3 नदियां बहती हैं। ऐसी जमीन हो गया आपका सीख लिया ना, नहीं तो सब लोग उधर देख रहे, मेरे को देख रहे। सबसे बड़ा मुश्किल ये है कहाँ देखना कब देखना, कभी को सीखना पड़ेगा देखना। अब मेरे को सीखना के लिए सुनना देखना पड़ता है। तो वो सुना सुन रहे आकर सुन रहे तो देख रहे, सुन भी रहे देख भी नहीं रहे, खुशी लोग देख रहे, सुनना और देखना। मैं सुना खास कर बच्चों को बोलता हूँ और बड़े भी इसमें आते हैं, मैं सुना सुन रहे अम्मी अब्बा भी आपको सुना करते आप सुन रहे थे, आपकी अम्मी अब्बा की अम्मी को सुना करते उनको सुनते रहते, घर के बड़े लोग सुनाते रहते सुनते रहते, मोहल्ले के लोग सुनाते रहते सुनते रहते, स्कूल में आने के बाद टीचर भी सुनाते रहते सुनते रहते। मैं भी आपको सुना रहा हूँ सुन रहे हैं, क्योंकि सब सुनाने वालों की यही शिकायत है आप लोगों से, सुनते नहीं। सुनने की प्यास लगती है, इंटरेस्ट लगता है। देखो कैसा सुनते चले गेम खेलते, गेम खेलेंगे सब खेलेंगे, रेडी तैयार, पेरेंट्स भी खेलेंगे। बच्चे को करके देना है तो पहले खुद बच्चा बनना पड़ता, अब वो बच्चे नहीं बने तो बूढ़े बच्चे बनते भी है ना। तैयार है आप, गेम खेलेंगे क्योंकि यहाँ की पेरेंट्स भी खेलेंगे, खेलेंगे ना भाई, थैंक यू। तो मेरा हाथ यहाँ आएगा, जोरदार तालियां लगेगी, देखो आधा सुन के सेवा करते सुनने में भी जल्दी, पहले सुनते हो। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार तालियां बजेगी, हाथ हटेगा तालियां बंद, समझ आया। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार तालियां बजेगी, हाथ हटेगा तालियां, फिर एक बार बोल रहा हूं, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, अभी नहीं, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, तालियां बजेगी, हाथ हटेगा तालियां, समझ में आया क्या? एक बार बोलूं, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग, रेडी, सब तैयार है, सब क्लियर है, रेडी। अरे हाथ किधर है? 10 बार बोला, आँख लेके अंदर, कान लेके पहले, सात बार तो बोलो। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग होगी। क्लास में भी ऐसा बैठे आप, हर जगह ऐसा सुनते ऐसा देखते, बच्चे इतने बड़े भी किन लोगों ने नहीं बजाया हाथ देखो, आपको बजा के देगा इनका आवाज ही कहाँ से आएगी, घर से आएगी, उधर से आएगी। चलो जिन्होंने नहीं बजाया उनको मुबारकबाद, मतलब उनकी आंखें सही है, नहीं बाकी सब आँख लेके पहले, कान लेके पहले। मैंने 15 बार बोला, यहाँ रहेगा क्लैपिंग की, हाथ हटेगा क्लैपिंग, आप कर देंगे, रेडी रेडी तैयार। अब खाली 2% लोग अभी तक नहीं समझे, लोग ऐसे ही समझते हैं, रेडी तैयार। एक
साथ बोलना चाहिए। रेडी? वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश, वाह, धन्यवाद। देखो नजर हकीकत दुर्घटना तो क्लास में भी लोग ऐसे ही सुनते हैं जैसा मैंने आपको सुना है। तो कहाँ से सीखेंगे? आंखें खुली रहती देखती है, कान खुले रहते लेकिन सुनते हैं। इसीलिए हमारी तरबियत और हमारा नॉलेज नहीं होता, तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए प्यास लगती है, उसके लिए दिलचस्पी लगती है, तो दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको समझता है। रटा हुआ भूल जाते हैं। हाँ, समझ में? समझ में आई? वाह, ध्यान दो। कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग बहुत एक्यूरेट बजा रहे हैं। देखो सही देखने सही सुनने जिसको आता है ना, वो लोग स्मार्ट बनते हैं, वो लोग अपना मकाम बनाते हैं। आप अगर सही सुनने वाले और सही देखने वाले बनेंगे, अगर आप एक बात सुनो, अगर आप अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपने टीचर को सुनना, कुरान मजीद के 756 आयतों में कहता है कि तुम देखते नहीं है, तुम सुनते नहीं। अल्लाह ताला को मालूम है इंसान की कमजोरियां, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, इसलिए गुमराह होता है। तो सक्सेस की यहाँ से शुरू होती है, सुनना और देखना। अगर आपको जिंदगी में अच्छा बोलने वाला बनना है, तो अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, अच्छा देखने वाला बनना पड़ेगा। तो फिर माँ और बाप रोजाना अपने बच्चे को देखें, कहाँ देखें? आँख में देखें। कहाँ देखते हैं? आँखों में। कमाया नहीं है, बच्चे की आँख में देखकर उससे बात करना है, उससे बातचीत करना है। कभी ये रास्ता है, ये वो रास्ता है जो रिश्तेदारी को, हम आहंगी को, अपनायत को मजबूत करता है। 3 नदियों की बात कर रहा था मैं, स्पिरिचुअल डेल्टा बोलते हैं उसको, जहाँ की सर्दी होती है। वो 3 नदियों के नाम है रिश्तेदारी, ताल्लुकात और हम आहंगी। मट्टी से बनाए हम अपने बच्चों को ये 3 चीजें दीजिए आंखों के जरिए, उनकी सोच का हिस्सा बनकर। जिन बच्चों को प्यार बहुत मिलता है वो गुमराह नहीं होते, वो मोबाइल का शिकार नहीं होते। उनको मसरूफ रखना, खेल के ऊपर खेलने देना, मोबाइल का एक टाइम फिक्स करना, उसमें पर मोबाइल दिखाइए और उनको बताना कि कौन सी चीज गलती है, या नहीं देखना चाहिए, अकेले में नहीं देखना चाहिए। शैतान बहका देता है, भड़काता है। अल्लाह ने देखिए समझने के लिए 5 सेंस दिए, हवा से हमसा, और कौन से हैं? हाँ बिल्कुल, कौन से? आँख, कान, जो कई स्कूलों में जाता हूँ, हवा से हमसा पिछले लोगों को मालूम नहीं होता। जिसे हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सेंस, सुनना, देखना, सुनना, चखना, महसूस करना,
साफ है, अगर ये साफ है तो सोच साफ है, ये गंदे हैं तो विचार भी गंदे हैं। और ये तरबियत का हिस्सा है, छोटी एज से ही सीखता है आदमी। गंदगी देखो, जुबान चखने के लिए दी है अल्लाह ताला ने, इसमें लज्जत है, आंखें इसमें लज्जत है, सुनना इसमें लज्जत है, छूना इसमें लज्जत है। माँ की गोद पे जब हम सर रखते हैं, अबू सर को थपथपाते हैं, अबू घर गोद पे लेते हैं, इतना सुकून लगता है। इसमें है पाकीज़गी, हमारे बदन को हमारे माँ बाप जब छूते हैं तो पाकीज़गी। लेकिन एक एज के बाद हमारे माँ बाप भी अपने बदन को नहीं छू सकते। हमारे बदन के ऐसे कई पार्ट्स हैं जिसमें बाहर का आदमी, माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय हमारे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम पूरी तरह ढके हुए रहते हैं, इसी के नाम तो पर्दा, उन जिस्म की हिफाजत करना है ना। और क्योंकि हिफाजत नहीं करेंगे तो इसमें गलाजत आती है। कोई बाहर का आदमी को टच करता है तो उसके वक्त चिल्लाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि वो शैतान है, लज्जत को बिगाड़ने के लिए आया है ना। तो खुद की हिफाजत करना, जिंदगी में से हाथ से आते हैं, खुद की हिफाजत खुद ही करना है। उन्हीं को अल्लाह ताला जन्नत देता है, उन्हीं का मकाम मिलता है, वही लोग अच्छे बनते हैं। तो इन गलाजत से दूर रहना, ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये मुहाफिज हैं। ये साफ तो सोच साफ, कि कर दो मुझे वो फिरे, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप हज़रत की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। हीरा कहां से आया है? कोयले की खदान से। आयरन के साथ हीरा बनता है क्या? एक प्रोसेस से गुजरता है, जब्त लेनी पड़ती है, कोयले की खदान से निकालने के बाद काला रहता है, नापाक रहता है, प्यूरिफिकेशन। बच्चा भी जब दुनिया में आता है पाकिस्ती लगती है, जिंदगी भर पाकिस्ती लगती है उसको, जिंदगी भर। तो हीरा जब कोयले की खदान से आता है, प्यूरिफिकेशन, सफाई करने की दूर होती है, उसके बाद उसको जर्ब सहना पड़ता है, जगह जगह से तराशा जाता है, काटा जाता है। तो इंसानी जिंदगी वैसी ही तो है। ये माहौल, ये नफरत का माहौल, ये तंगी का माहौल, ये खौफ करने वाला माहौल, ये हमको हीरा बनाने के लिए आता है। सब्र करना, मुस्लिम इरादे के साथ रहना, अपने हिस्से का हीरा है तो साबित करना, हीरे की कहीं की कदर है। हम इस समाज में तभी काबिल कबूल होंगे, ये नफरतें तभी कम हो जाएंगी जब हम असल हीरा बनेंगे, दूसरों के काम आएंगे। नफरतें तभी कम होगी, है? तो हीरे को तकलीफ सहनी पड़ती है, जगह जगह छाटा जाता है, छाटा जाता है, तब चलकर वो हीरा बनेगा। वो जुल्म कब सहता है? जुल्म तो नहीं कहेंगे, वो जर्ब कब समझता है, वो मुश्किलों का सामना कब करता है, फिर उसको मालूम हो जाए आई एम हीरा। और जिनको मालूम नहीं आई एम हीरा, वो एक आज भूल जाए, बिगड़ जाए। आपको मालूम है कि इसका हदीस है अल्लाह के रसूल की, हीरा वो धात है, हीरा वो मादनियात है, एक पार्टिकल उसका एक हिस्सा कांच से 2 टुकड़े करता है, इतनी मजबूत धात है वो मादनियात में। अगर उसको तेजाब में डाला जाए कुछ नहीं होता हीरे को, मगर जब तक वो हीरा है। हीरा कौन है? जिसके पास जिंदगी जीने का मकसद हो, जिंदगी जीने का, मैं आया अपनी मर्जी से, न जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी है। फिर मैं दुनिया में आया क्यों? तो अल्लाह ने कशफ मखलूक़ात के अंदर कुरान कहता है लक़द ख़लक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साथ में बनाया, यूनिक बनाया, मतलब हीरा बनाया। तो हीरे का काम है चमकना, और जितना जुल्म का मुकाबला करेगा, जर्ब सहेगा और अपने अच्छाई के लिए बोलेगा, अपने हिस्से का चिराग जलाना, क्योंकि इंसान कोई बुरा नहीं होता। शैतान जब नजरें बिगाड़ता है पागल हो जाता है, इंसान को तबाही पैदा करता है, अंधेरा पैदा आता है।
कमाई से नजर खराब हो जाए। इसकी नजर तो बरकरार रखो, जबान नजर के लिए। अभी कई लोग ये जबान से कचरा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अमुक ऊपर पूरा मुंह भर जाएगा, यहाँ भी कुछ है, मुंह पर गड़बड़ करके कोई समाज को बदल देता, पिचिक 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 जब यहाँ ये हीरे हैं क्या? ये हीरे हैं? ये कांच के टुकड़े नहीं, ये कोयले हैं। तो ये चीजों से बचना है। खुद करते हैं जगह को खुद करना था, गंदगी भी फैलाएगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। जिसके पास जिंदगी जीने का मकसद होता है वही हीरा बनता है, और जिसके पास जिंदगी जीने का मकसद नहीं होता, ऐसे लोग उनके लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है, गुलाम बनना, जानवर की जिंदगी, पेट भर लेता है। पूरी जिंदगी का मकसद कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा? तो कहने का मतलब वो हीरा, अगर हीरे के पास मकसद ना हो, सदाब के पास मकसद ना हो, तो उसकी हालत कैसी थी? हीरे को अगर बर्तन में, थोड़े बर्तन में रखा जाए और नीचे से आग लगा दो, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिनिश। आज कहीं अशोक मखलूकात, कहीं को लक़ब मिला है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, कोयला बन चुका है, जो आग लगाने के काम आता है, जो नफरत फैलाने के काम आता है, जो अनुभूति में जीता है। अल्लाह ताला कहता है कि गौर नहीं करते, तो वतन से काम नहीं करते, अपने हिस्से का चला देते। रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा अच्छा पंच लाइन है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? कौन बोलेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? हाँ, क्या कहते हो? क्या थे? राष्ट्रगीत लिखे थे, बिल्कुल 2000 का भी लिखे। तो उसका एक जुमला है कि नेगेटिविटी में पॉजिटिव अपने आप को कैसा करना, ना उम्मीद में उम्मीद कैसे रखना, ना उम्मीद कुफ्र है, उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक जुमला है, डूबते सूरज ने कहा अब मेरी जगह कौन लेगा? तो डूबते सूरज ने कहा अब मेरी जगह कौन लेगा? तो टिकते वाले दिए ने कहा मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह ने मुझे हीरा बनाया, मेरी फितरत में नहीं की है, मुझे दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए, दुनिया में मुझे अपने हिस्से का टैलेंट लेकर आना है। तो स्कूल को आप आ रहे हैं, तो स्कूल को कभी भी कम नहीं मानना, एक यहाँ से मिलेगा, है ना? तो सुनने और देखने की बात हो रही थी, स्कूल में भी, क्लास में भी आप अच्छे सुनने और अच्छे देखने वाले बनेंगे तो 60 to 70% समझ में आती है बात, और दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको समझता है। तो बड़े से बड़ा एग्जाम, हमेशा बोलते थे यूपीएससी, एमपीएससी, ये बड़े से बड़े एग्जाम 5th से लेकर 12th तक जो सिलेबस होता है आपका, ध्यान से सुनो, 5th से लेकर 12th तक जो सिलेबस आपका होता है, अगर ये आप पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो बड़े से बड़ा एग्जाम, कितने भी टॉप का एग्जाम हो, 85% उसी सिलेबस में से आता है जो 5वीं से लेकर आप 12th तक आपने पढ़ा। 15-20% करंट नॉलेज आता है। बात समझ रहे हैं? याद रहेगी। तो विषयों की बात हो रही थी, आई कांटेक्ट करना, अपने बच्चों से उतनी उम्मीद रखना जितना आप कर सकते, अपने बच्चे को उसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना, उसके हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं है, समझाना, जिद करने नहीं देना, और उसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना, कमजोरी के साथ उसको प्यार करना, जो भी है हमारी आंखों की खतर बनना है तो उसे फिक्र बहुत देनी होगी, उसका ध्यान बहुत रखना होगा।
वो इस मुल्क के काम आना चाहिए, इस देश के काम आना चाहिए। हर एक में डिफरेंट टैलेंट है, तो टैलेंट वो क्वालिटी इल्म के जरिए बाहर आती है। हर एक के अंदर खास खास अल्लाह ने अलग अलग चीज़ें दी हैं। गौर फिक्र करना, मुशाहिदा करना, बात समझ में आई? और ये सारी चीज़ें तो आप कभी कभी सुन चुके हैं। अब करना क्या है? करना क्या है? घर जाके रोजाना ये अम्मी और बेटी बेटा आए हुए हैं, रोज 3 बार माँ के सामने जाके बैठने का 3 मिनट, कितने मिनट? 3 मिनट माँ की आँख में देख के बात करें। क्या करें? अब वो आने के बाद उनके आँख में थोड़ा सा लगेगा, तो देखना वो ऐसा लगेगा। मैं भी देख रहा हूँ, आप क्या देख रहा हूँ, ऐसा देखना, ऐसा नहीं देखना। हाँ, दिमाग यार खराब हो गया। तो बोलने का मतलब मिलना, मिलना तो चेहरा भी देखते, आँख भी देखना, आँख से आँख मिलाना, वो फुल है। दिल से दिल मिलेगा, दिमाग से दिमाग मिलेगा, है ना? तो रोज करेंगे 3 बार। यहाँ से आप 3 मिनट 3 बार अपने बच्चों को दीजिए, तो आप उसके बच्चों की इबादत कर रहे हैं, समझ लीजिए। आप तरबियत स्टार्ट हो गई, समझ लीजिए। 3 मिनट से 13 मिनट भी हो सकते हैं, पूरे मिनट हो सकते हैं। आपने 0 एज से लेकर 14 साल की उम्र तक, कुछ लोग 16 बोलते हैं, कुछ 19 बोलते हैं, तब तक रोजाना मिलना है। खाने के वक्त में तो किसी और वक्त में ये मिलते रहेंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। जिस दिन मिलेंगे तो उस दिन बिगड़ जाएगा, उनको बिगड़ने अगर उनसे बात ही नहीं, ये रिश्ते में बॉन्डिंग में मजबूत होती है। तो आपने बचपन का हक अदा किया उनके, और यही तरबियत होगी एक एज तक। हम जब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी बचपन होगा, क्योंकि हमने उसके बचपन में उसको वक्त दिया था, वो बुढ़ापे में हमको वक्त देगा देखने के लिए। बात समझने जो बोएंगे वो काटेंगे। आज देखो गाँव में पूरे कोने में पड़े हुए, कोई बात करने के लिए उनके पास नहीं है, हमारे पास तरीके भी नहीं है। माँ से मिलना, बाप से मिलना, बहुत से मिलने भी चाहिए। घर में बूढ़ी माँ, दादी, बूढ़े दादा, बूढ़े नाना, प्लीज वो भी अच्छे तरबियत यहाँ से होती है। वो भी बुढ़ापा भी एक बचपना है, ये बात। आज कई घरों में बूढ़ों की हालत बहुत खराब है। दूसरे गांवों में तो ओल्ड एज होम बने हुए हैं, क्योंकि तरबियत नहीं है, पैसे को डेवलपमेंट समझ रहे हैं। हमने कमा लिया संविधान को, तुम नर्स के साथ रह जाओ, हम नर्स रखते हैं, वो देख लेगी। जाके किसी ओल्ड एज होम में जाके देखो, तो हमारे पास तो ऐसा है कि उफ न कहना, लेकिन हमारे पास तो टॉर्चर क्या कम है। कोने में कोने कैसा हालत खराब है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये क्यों हुआ है? तरबियत की कमी से। तो जाने से पहले निष्ठों के ताल्लुक से बात करके जाऊंगा मैं। ये बात उस माँ के लिए, उस बाप के लिए। माँ वसीम हस्ती है जो बच्चे को जीतता हुआ देखना चाहती है, और बाप वसीम हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए रोज हारता है, हर वक्त कोशिश करता है। दिखने को जाहिर सब दिखता है, अंदर से मोम की तरह होता है। तो उस बाप के नाम, उस माँ के नाम, तो ये एहसास दिलाने के लिए मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाथ में देखो, मेरे बच्चों जब तुम हमको बुढ़ापे के हाथ में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माहौसाल में देखो, सब्र का हम हमें रखना। कड़वा है खून लेकिन चखना
अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत करना, लहजे को बेजार भूल जाना। इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मत देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। कपड़ों की तब्दीली कर दे मेरा हूँ, या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे दीवार न करना। भूल जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगी कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी दुआ आती है। भूल जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से छोटे थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी। कैसे कैसे हीरो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे कमजोर कदम पर जल्दी जल्दी उठ न पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार में रहना। भूल जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरे पाँव के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को घबराऊं, टुकड़ा पकड़ न पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना। मुझसे मत बेकार रचना, मुझे समझना। उठता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कान को पत्थर मारकर करची करची काट न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। घर में जल्दी समझ न पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मुझको सीख सकूं। मैंने परसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखाया था। खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना लिखना पढ़ना और आंखों में आगे डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर लड़कों सोते सोते जाग उठो तो चीखती देना, ये मेरे नानी निकल कर खाते रहती है और रातों को करके शोर मचाते रहती है। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी है। जब मैं खाना न खाऊं तो मुझको मजबूर न करना, जिस शहर को जीता है मेरा उसको मुझसे दूर न करना, और हेतों की आड़ में हरपल मेरा दिल रंजूर न करना। इसका फर्ज है हमको रखना माँ बाप को, किसका फर्ज है हमको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। कच्चे एक दिन हम कह रहे अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना, जीवन का इलाज समझना। बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह बेहोश हो जाती है, सांस की बोझ हो जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। वैसे जीवन की इस दौर में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दादा ने जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाए तो हमको हमारे पहले रखी जाने चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना, हमारे पहले रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल जाना मेरे बच्चों, जब तक हमने जान की बाकी उन लोगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था। खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर सांस से दुआ की। याद रखिए खूब पढ़ेगा खूब लिखेगा, उसके बावजूद जो बेटा जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। तो सिर्फ तालीम तालीम से कुछ नहीं होगा, संस्कार, तरबियत, अच्छी बात, बच्चों को संभालना, अच्छा अखलाक सिखाना, सेहतमंद रखना,
बेटी को ये सीखा ना कि तेरे जिंदगी में 4 माँ बाप हैं, हम 2 माँ बाप, जिस घर में रहेंगे वो माँ बाप, वो दिन असल माँ बाप होने वाले हैं। ये तर्जमे में आता है, तब जाके बॉन्डिंग रिलेशनशिप होते हैं। जब वो माँ मेरी अम्मी मेरे अब्बू बोलना, मेरे सास ससुर ऐसा बोल रहे थे, नहीं वो अपने बीच हो गया अभी, मेरे 2 अम्मी और 2 अब्बू, तब जाकर बॉन्डिंग, ये माँ की तरबियत होती है। बाप उसमें कम इन्वॉल्व होता है। असल जब तो माँ जहालत में बच्चों की खराबियों को छुपाती हैं, ये आज के बच्चे हैं, कल की माएँ हैं। तो तरबियत आप है, आपका रिजल्ट है, आपकी आंखों की ठंडक बनाना है, तो अभी आंखों में तेल लाकर ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों की तरबियत पर। और तुम्हारा ध्यान लड़कियों पे है, मुझे पता है। लड़की 10 मिनट भी लेट आती है तो फोन जाता है सर को, हमारे बच्चे भी लेट पहुंची नहीं, और लड़का 2 घंटे लेट आता है, काम पे नींद नहीं लेती, इम्बैलेंस हो रहा है। लड़की की तरबियत अच्छी हुई है इसलिए पढ़ रही है, लड़का बाप पे जाएगा कब जाएगा वो भी जाएगा, अगर घर खुला उसी लड़की नो डाउट हमारी नाक है, पर सर तो बेटा है ना, ताज, गर्दन के दीवार नाक का रहने वाली। तो जितनी सख्तियां या जितना प्रिकॉशन, जितनी फिक्र हम अपनी बेटी की लेते हैं, उतनी ही फिक्र रखने से लड़के की लेना। वो भी 10 मिनट लेना है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, कहा था उसके दोस्त लोग कौन है, किससे मिल रहा है, कि काम उसके बाप का होता है। बाप आइडियल बेस्ट है, वो जल्दी वो आएगा तो वो भी आएगा। बड़े शहरों में बहुत सारे मसाइल हैं, आप भी आपसे दूर नहीं, आपके पास भी उनके पैर में दुनिया मुट्ठी में, सारी बुराइयां और अच्छाइयां इससे फैल रही हैं। तो एक चीज याद रखिए, बच्चे को, बेटे को दूल्हा बनाकर स्कूल भेजना, ताज़ा खाना खिलाना, टीचर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चाहिए, स्कूल में फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब जो पेरेंट्स यहाँ नहीं आए हैं, आपको लगता है नहीं अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अरे हाँ आना चाहिए था ना। तो नेक्स्ट टाइम कभी सर की बहुत तारीफ रहती, इतने अच्छे इमाम से सबको दावत दी, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि आज क्या बात करने वाले हैं। लेकिन आप ये बात उन तक पहुंचाइए जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए। स्कूल से हमारा एक दिली रिश्ता चाहिए, स्कूल से एक मोहब्बत चाहिए, है ना? तब जाकर हमारे बच्चे वहां से बेहतरीन शख्स बनते हैं। उसको बस्ता चेक की, है ना? और कई माए जहाज में से बस्ते पे भी दूसरे का कपास लेके आता, माँ का अच्छी और अपने पास नहीं कर सकती। ऐसी भी माँ है, साली माँ है, पहले अपने बच्चे को देखते हैं और अपने बच्चों को अपना नहीं समझते। बच्चे को अगर चॉकलेट भी देते हैं तो कम से कम 2 चॉकलेट दिए, तो बाजू में कौन करता रहेगा, उसको भी देना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऐसे तो इतने ज्यादा दीजिए और बोलिए तुम्हारे क्लास में कौन सा जिसका टिफिन अच्छा नहीं है तो बच्चों को मालूम पड़ता है, उसको लेके खाइए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेके करने से एक सुकून मिलता है, इससे समाज बनता है। हमारे स्कूल साफ सुथरी रहनी चाहिए, पाठ के आया ईमान है, ये सारी चीजें हैं। घर का प्रोटेक्शन करता है, ये बोलते हैं घर कैसा है, खानदान देखते लोग रिश्ता करने के लिए खानदान कैसा है। जब बेटी का रिश्ता करने जाते काफी कैसा रिश्ता है, पहले दुर्गा पूजी से बाहर है ना, वो घर में 4 बंदा है, काम करना पड़ेगा, 4 बंदा है, चारों की चाय लेंगे। तो माँ तरबियत देती, इच्छा हालत में होता है।
ये फुलगर्जिंग होता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये चलती गाड़ी को पंक्चर करने वाली बातें हैं, ये रफ्तार को खत्म करने वाली। खुदगर्ज मत बनिए, अपने हिस्से का खिलाफ करें, तब जाकर अपनी औलाद आपकी आंखों के अंदर बनेगी। तो कुछ बेहतरीन बातें तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि आप सब जानते थे, मैं नई बात कुछ भी नहीं बताया, मैं सिर्फ याद दिलाया। नया कहां से जाएंगे? एक प्लान बनाइए, खाने के टाइम टेबल, पढ़ने के टाइम टेबल, सोने के टाइम टेबल, मोबाइल देखने के टाइम टेबल। सईद अहमद मोटिवेशनल स्पीकर, ये नाम से हमारा चैनल है। रोजाना ज़रूर अखबार अच्छे अच्छे विदाउट फेल संस्कारिक चाहे तो झुंझुनने वाले हम परोस रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने जो कहा वो रिकॉर्ड करके शूट करके डालते हैं, अच्छी अच्छी इसमें सबक आमूज वीडियो बनाते हैं, वो बच्चों को दिखाइए। इसके अलावा बच्चे के साथ क्या करना, आप बच्चे के साथ खेलिए। अगर इसे बचाना है घर में कैरम बोर्ड लाइए, गोटे खेलिए, कुछ भी घर जो डोमेस्टिक गेम होते हैं ना, सांप सीढ़ी क्यों नहीं होता, तो बच्चों से कुर्बत पड़ती है। चेस खेलिए, टैलेंट बढ़ता है और उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ आप बच्चा बनेंगे, वो हमारे बुढ़ापे वाले बच्चों को संभालेंगे। बात समझ में आई? मैं तेरी बात सबका बहुत बहुत मशहूर हूँ। आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, यूट्यूब पे जरूर विजिट करें। मैं जावेद साहब का मैं बहुत कम देखता हूँ, इसलिए रहता हूँ कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनका एवरीडे में बैठना सुनना ये बहुत अच्छी बात है। यही तो क्वालिटी एजुकेशन होता है। मैं सभी का सबको मशहूर हूँ। इस दुआ के साथ अपनी इजाजत चाहता हूँ। यार ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, यार ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात तेरे ज़बान में है जो दिल पर असर करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद अहमद साहब, हमारी दावत पे आपने यहाँ पर शिरकत की। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ एज एक सर, एक टीचर, जाकिर हुसैन। शायद इससे पहले ये चीज़ें होती नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोगों को ये आदत नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि लेबर तक है पूरा, सब लोग काम के लिए जाते हैं, इसके पेरेंट्स में उनकी माएँ भी हमारे पास आती हैं और यही तरबियत की पहली दर्जगाह है। जैसा सही साहब ने कहा कि आप हैं तो फिलहाल आज के दौर में हमारी माओ के पास वक्त नहीं है बच्चों को देने के लिए। हमने इससे पहले भी ये बात बताई थी कि आप सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चों के लिए निकालिए दिन भर की मसरूफियात से। अगर आपको उर्दू पढ़ना आता भी है, मराठी पढ़ना आता भी है, नहीं भी आता है, इंग्लिश आता है, नहीं भी आता है, रियाजी आता है, नहीं भी आता है, सिर्फ घर में बच्चे आने के बाद आपसे उसको ये पूछिए कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। चाहे आपको आओ या ना हो, वो बच्चे को ये एहसास होता है कि तो घर पे गया तो अम्मी हमारे पूछने वाली क्या पढ़ा है। अगर स्कूल में कुछ नहीं लिखता है, कुछ नहीं पढ़ता है बच्चा, तो घबरा जाता है, उसको ये मालूम होता है कि घर पे जाने के बाद पूछने वाला कोई है। जैसा अभी आपने तकरीर में सुना कि 3 मिनट कम से कम 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम आप जब भी घर पे हैं अपनी वालिदा की आंखों में देखकर बात कीजिए, वालिद की आंखों में देखकर बात कीजिए। मेरे पास जो 5वीं से 7वीं की क्लासेस है, मैंने उन बच्चों को ये तरबियत दी है कि रोज घर पे जाने के बाद जैसे ही आपके वालिद काम से आए आप उनके सामने पानी का गिलास लेके खड़े रहिए। जैसे ही शाम हो जाए या सुबह हो जाए, आपके अम्मी के पैरों में तकलीफ होती है, घुटनों में तकलीफ होती है, आप एक मरतबा अपना खुद बिस्तर झाड़िए, खुद पूरा घर कमरा झाड़िए, सुबह की चाय बनाइए, उनका हाथ बढ़ाइए। ये हम 10 हमारे स्कूल में दे रहे हैं, लेकिन आपका भी काम ये है कि आप उन बच्चों को अपने साथ शामिल कीजिए, खाना बनाने में शामिल कीजिए और दूसरे दीगर काम में उसमें शामिल कीजिए ताकि बच्चों की तरबियत सही हो सके। आज देखने में ये आ रहा है कि छोटा सा बच्चा है, 6 महीना का है, 8 महीने और 1 साल का है, अगर वो थोड़ा रो रहा है तो माँ अपना मोबाइल उसके पास दे रही है। बहुत खतरनाक चीज है मोबाइल। इसकी जो लेजर शुआएं हैं ये बच्चे के जहन को माउट कर रही है।
बच्चा आपका कुदरती तौर पर, ज़हनी तौर पर पागल हो जाएगा। आप सिर्फ अपना सुकून तलाश कर रहे हैं, अपना आराम तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एज है बच्चों की 14 साल तक की उम्र, आपको अपनी औलाद को वक्त देना चाहिए। चाहे आप आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए, लेकिन दीजिए वक्त उसको। बात करने के लिए बच्चों के पास कोई नहीं घर में। पहले ये होता था हमारे बचपन में, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, जैसे ईशा की नमाज होती थी, हम उनके पास मिलकर बैठते थे। जो दादी माँ, नानी माँ कहानियाँ सुनाती थी पहले की, असहाब की, हमारे साहब-ए-किराम की कहानियाँ सुनाती थी, या कोई और ऐसे। अब इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं, दादी भी है, नानी भी है, चाची भी है, या वादा भी है। आप अपने आप पर गौर कीजिए कि आज तक आपने अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाई है? दौर खत्म हो गया। आज हम अगर अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जब बुढ़ापा होगा तो बच्चा गिरने देके हमको घर से नहीं निकालेगा। बच्ची हमारी, ये बात तो सही है कि अल्लाह ताला ने बेटी को बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है, लेकिन बच्ची की तरबियत आपको वैसी करनी चाहिए। बच्ची मैट्रिक क्लास में आपकी पढ़ रही है, आपको ये नहीं मालूम कि उसको मजमून कितने पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है, मराठी कैसे पढ़ाया जाता है, रियाजी कैसे पढ़ाया जाता है। तो हमारा ये काम है कि हम घर पे आने के बाद अपने बेटी को साथ में बिठाएं, आप उसके सर पे हाथ दीजिए, उसको साथ में लेकर बैठिए कि बेटे आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। मैंने देखा यहाँ पर, मुझको सिविल में आए किसी 2 साल हुए, मैं इससे पहले और दीगर तालुकों में था, इससे पहले कोरोना इधर सही साहब को वहाँ भी प्रोग्राम के लिए बुलाया था मैं, तो वहाँ पर मैंने बाज़ाब्ता हर महीने में एक मीटिंग रखा था पेरेंट्स की, ताकि बच्चों की जो खराबियां हैं, खामियां हैं, वो आपको बताई जाए। आपकी बहुत सी बच्चे ऐसे स्कूल में जो आती हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करती हैं। जाहिर बात है घर में कोई गाली देता होगा या आपके पड़ोस में कोई ऐसा रहता होगा जिसकी गाली सुनकर वो लड़का, वो लड़की स्कूल में आकर भी वैसे करता होगा मेरे लिए। तो आज वक्त की अहम जरूरत ये है कि आप अपने औलाद के लिए वक्त निकालिए। ये दीन की असासा है आपका। आप अपने अगर कोई पड़ोस का बच्चा एक जरा सी चाट लगा दे तो आप लड़ने के लिए चले जाते हैं, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्ची को मारती तू। तो ये जो जज्बा है, जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने कुदरत दी है कि हम अपने बच्चे पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा जालिम आज आप हैं। आज आप अपने बच्ची को अपने पास लेकर बैठते हैं क्या? आप गौर कीजिए इस सवाल पर। एक वक्त का खाना पूरे बच्चों के साथ, वालिद के साथ एक दस्तरखान पे खाइए। मैंने कल की साथियों 6ठी क्लास में तो ये बोला हूँ बच्चों को कि बेटे आप अपने मम्मी को मजबूर कीजिए, अपने अब्बू को मजबूर कीजिए कि बाबा आप दिन भर काम के लिए जाते हैं, दिन भर मजदूरी के लिए जाते हैं, थक हार कर घर पे आते हैं, शाम का खाना प्लीज आप हमारे साथ रहें। कोई बाप इनकार नहीं करेगा, कोई माँ इनकार नहीं करेगी। शर्त ये है कि वो बच्ची की वालदा अपने 4 अगर बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, अपने शोहर के साथ एक वक्त का खाना, सुबह को तो होता है, सुबह बच्चे उठते हैं स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में भी काम इधर उधर रहते हैं, शाम में सब लोग जब जमा होते हैं उनको आप तो साथ में लेकर खाना खाइए। देखिए कितनी मोहब्बत आपस में आपके हो जाएगी। कई ऐसे पेरेंट्स हैं, 2-3 मेरे पास भी शिकायत है कि हमारे कुटी कराते थे, हमारे अम्मी को भी मारते हैं, हमको भी मारते हैं। अगर बच्ची सही तौर पर अपने वालिद से मोहब्बत करती है, वो उसको मजबूर कर सकती है वो चीज छुड़ाने के लिए। आप अपने अब्बू के साथ इस तरह का रवैया रखिए। इंसान गलत शौक कब शुरू करता है? जब उसको घर में टेंशन है, जब उसकी बात कोई नहीं सुनता हो। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सारी लड़कियां जो बैठी है समझदार है हमारे बच्चे, और ये बच्चे ये चीज समझती हैं। जैसा मैंने कहा था कि यूपीएससी के एग्जाम में आपको बैठना है, 300 रुपए की किताब है और आपके अब्बू या अम्मी नहीं दे रहे हैं, उसका तरीका मैंने हमारे साथ की क्लास के लड़कियों को बताया था। हमारे साथ में 20 लड़कियों ने अपने वादे को तैयार करे उस इम्तिहान में बैठने के लिए। जाहिर बात है अब किसी के पास पैसे नहीं है, हमने ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसे वालिदैन हैं जो पैसे नहीं दे सकते, वो बिल्कुल है तो उसकी फीस हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम उनको जहां तक हो सकता है उतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि बच्ची है तो आपके मुताबिक है, उसको ये बात समझ में आ जाए कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। ये चीज समझना ही बहुत जरूरी है। जैसे मैंने हमारे बच्चों को एक मिसाल दिया था, बेटा आप रास्ते से गुजर रहे हैं और एक भैंस का गोबर का पड़ा हुआ है टोकरा,
आप 5 का रोकड़ा गिर जाए, आप हाथ डाल के निकालेंगे? निकालेंगे बच्चे हमारे लड़के? नहीं निकालेंगे ना? क्यों नहीं निकालेंगे बेटा? गंदगी है वो, मिलावट है वो। इसी तरह से आप दुनिया में जो गंदगी और मिलावट है, सबसे बड़ा मोबाइल है। मोबाइल अगर छूट जाएगा आपके बच्चों से, आपके बच्चों से, तो यकीन मानो सेलू से भी कई है तो डॉक्टर्स, इंजीनियर और है तो बहुत बड़े ओहदों पर यहाँ से हमारे लड़कियों में इतना टैलेंट है। जो मैट्रिक की बैच है बहुत अच्छी बैच है, बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चियां की है और बच्चे की है। लड़के हमारे पास तादाद कम है, हो सकता है घर के हालात सही नहीं तो कारोबार में भेज देते हैं, लगा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन बच्चों में बहुत अच्छी तरबियत है। काबिल मुबारकबाद है। आप जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, बच्चों की दादियाँ बैठी हुई हैं, बराए मेहरबानी रोज एक किस्सा, एक छोटा सा किस्सा जिससे कुछ सबक मिले, कुछ दर्श मिले, लेकर बैठिए आपके पास। एक 10 से 15 मिनट बैठिए। उसके बाद अगर आप अपने पोती को या अपने नवाज को कहेंगे कि बेटा मेरे पैर दुख रहे हैं, आप थोड़े से पैर दबाओ, बराबर आपके पैर दबाएंगे, बराबर आपका सिर दबाएंगे। लेकिन अगर कोई वालिद वो नहीं, अगर बच्चा सुबह से दिन भर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वालिद शाम में घर पर आने के बाद पूछिए आपसे, तो बच्चा वो वालिद बच्चा है तो वो हो जाता है कि अब वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, आगे उनको नहीं मालूम वो काम पे गए थे। लेकिन सही तरबियत मां ही कर सकती है। जैसा सर ने बताया कि लड़की अगर लेट आ रही है तो आप एकदम हरकत में आ जाते हैं, बेटे कहाँ रुकी थी, किसके साथ थी, किससे बात कर रही थी। वैसे ही लड़कों से भी बर्ताव रखिए। हमारे पास जो लड़के हैं, इससे पहले जो बैच थी उसमें मैंने देखा कि 50% बच्चे गालियां बकते थे। उनको हमने सुधारने की बहुत कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का एहसान है कि जाकिर से प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में मेहनती टीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आपके पास जो होमवर्क आ रहा है तो आप तो देख रहे होंगे कि बच्चे कैसा होमवर्क लेकर घर तक पहुंच रहे हैं। अल्लाह का एहसान है। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास पहली क्लास के जो 3 डिवीजन हैं, आप कभी भी कोई भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में आइए और वो तीनों क्लास का मायना देखिए कि वो पहली क्लास की बच्चियां किस तरह से इंग्लिश भी पढ़ रही हैं, मराठी में भी अपना नाम बोलती हैं, उर्दू में भी बोलती है। हमें भी फख्र महसूस होता है, आप आएंगे तो आपको भी फख्र महसूस होगा। जैसा 5वीं क्लास की बच्ची इंग्लिश में उसने नाते शरीफ याद की, मेहनत की, इसकी याद की उसने। आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। एक दर्द है मिलत का, एक मैं ईमान वाला हूँ, आप ईमान वाले हैं, मेरी बहनें हैं, कोई मेरी माएँ हैं, ये बच्चियाँ हमारी हैं। तो दर्द ये है कि बच्चियाँ गलत राह पर न जाएं, गलत रास्तों पर न जाएं। इसीलिए है तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम मैं यहाँ पर रखता रहता हूँ। ये है तो अभी फिलहाल सईद अहमद साहब है, इसके बाद और एक अमीर खान सर बोल के हैं, उनको भी बुलाएंगे, वो भी तरबियत करेंगे बच्चों की कि आपकी जो डिफिकल्टीज है, आपकी जो परेशानियां हैं वो टीचर्स को बताएं, असातिज़ा को बताएं, हम उसको हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। एक जरूरी ऐलान ये है कि हमने सेलू में यहाँ पर एक राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खुली है बगैर ब्याज के बैंक। जितनी हमारी यहाँ बहनें माएँ बैठी हुई हैं जो साहूकारों से ब्याज से पैसा ले लेंगे वो बंद कर दें। हमारी जो बैंक है राहत कोऑपरेटिव बैंक, कुरैशी साहब की बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन में टीचर्स का इफ्तिताह हुआ है, 1 महीना हुआ। उसमें हम बगैर ब्याज के लोन देंगे बचत बैंक को। अगर आप 4-5 खवातीन हैं, कोई छोटा सा कारोबार करती हैं और आपको लोन की जरूरत है, आप बिल्कुल बैंक में तशरीफ लाइए। आपका जो भी कारोबार है बताइए, आपको बगैर ब्याज के वहां से लोन दिया जाए। आपको अगर 25,000 रुपये हम लोन देते हैं तो उसकी परत पे अगर आप सही तौर पर करते हैं तो 25,000 पे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई छोटा कारोबारी है, किराने की दुकान किसी की, कोई घर में सीमेंट की वो क्लास चलाते हैं या कोई और छोटा कारोबार करते हैं, उनके लिए 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोन की स्कीम हमने इसलिए लाए हैं कि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि साहूकार को 10,000 कर्जा लिया आपने और वो 15-20,000 हो गया, उसमें आपको सेलू छोड़ कर जाना। ये सब चीजों को हमको रोकना है। बगैर ब्याज का जो इस्लामी बैंक जो होता है वैसा एक बैंक हमने यहाँ पर कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में हमने 2015 में बैंक कायम किया था, आज उसका टर्नओवर 75 करोड़ रुपए हो गया। कई औरतें अपने खुद कबील हो गई है, कई सिलाई मशीन लेकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, कोई उर्दू का और रहने का कारोबार कर रहा है, कोई है तो छोटे छोटे बच्चों के ड्रेस बनाकर बेच रहे हैं, उसमें हम वहाँ पर मेला लगाते हैं। आप जो सामान तैयार करेंगे उसकी दुकानें लगाते हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर सेल किया जाता है। तो मेरी आपसे दरखास्त है
अगर कोई साहूकार से कर्ज लिया है तो आप फौरन हमारे बैंक से राब्ता करें। राहत बैंक का ग्रीस है तो वहाँ पर मैनेजर है, आप वहाँ पर आपका जो भी है वहाँ अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 230 रुपये लगेंगे। 230 रुपये में आपका अकाउंट खुला है। पहले से बैंक यहाँ पर है उस्मानिया बैंक, उसी तरह की बैंक हमने यहाँ पर खोली है। तो उसमें आपको छोटे छोटे कर्ज दिए जाएंगे। अगर आपको 10,000 का कर्ज दिया गया है, आपने कंटिन्यू उसको भरा तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक वो कर्ज जाता है। किसी गरीब बच्ची की शादी है, आप उसकी शादी के लिए जमा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अकाउंट खोल के अपने पैसे जमा कर सकते हैं। शादी के लिए आपको वहाँ से लोन दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी जो आपके गोश्त गुजार करनी थी। जिस किसी को भी बैंक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करके डायरेक्ट बैंक तक पहुँचे, वहाँ पर है तो वो लोग आपको बिठाकर आपके बचत बैंक वहाँ पर अकाउंट खोलकर आपकी मदद करेंगे। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, एक ऐलान ये है कि मुनीर सर जो यूपीएससी की क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने एक तालीमी कैलेंडर है तो तैयार किया है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसका इंतजाम सैयद सईद साहब के हाथ से 1-2 मिनट बैठे उधर, 1-2 मिनट। तो वो कैलेंडर यकीनन आपके बच्चों के लिए बेहतरीन होगा। तो मैं मुनीर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आपको कैलेंडर पेश करें। इस कैलेंडर में पूरी मालूमात है, सीखने का है तो अंदर पूरा का पूरा है तो दिया हुआ है। कैलेंडर देखिए आप, इसको खरीदिए, कितने में मिलता है ये मुनीर साहब से आप राब्ता कायम करें। उसमें 2 घंटे जो भी थोड़ी मालूमात दीजिए मुनीर साहब। ये आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू में कमजोर होते हैं, 3वीं 4वीं 5वीं तक, और पहली दूसरी के बच्चे कुछ होते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन कैलेंडर है जिससे अगर आप अपने घर में भी लगाएं तो बच्चे चलते फिरते इसको याद कर लेंगे और आसानी से उनको उर्दू आ जाएगी। और उर्दू आएगी, गाजी दुआ पे आता है, साइंस आती है, सारी चीजें हर जुबान आती है। हाँ, अपनी जबान आने के बाद मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप छोटे बच्चे आपके वहाँ हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं लेकर आया हूँ। पहले तो इनकी कोशिशों के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। जो तलब है, जो कोशिश है, ख्वाब है, एक सपना है, हर कोई ऐसा काम नहीं करता। इन्होंने अपने हिस्से का चिराग जलाया है, तो इस चिराग को चिराग से चिराग जलाइए। और इसकी कीमत कितनी रखी आपने? 100 रुपया। देखिए, तालीम के लिए 100 रुपया है। अगर आप ये खर्च करते हैं तो अपने बच्चों के लिए ये 100 रुपये लाखों रुपये बनने का जरिया बनेगी। और जो कौम अपनी जुबान सही तरीके से बोल सकती है, सुन सकती है, जिनकी अपनी मातृभाषा अच्छी होती है, वो दुनिया की सब जुबानें सीख सकती है। उनकी मराठी जुबान भी अच्छी होती है, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी होती है। क्योंकि जब हम अपनी दूसरी जुबान सीखते हैं तो अगर अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं तो टीचर बोलता है वाटर, तो आपके मन में सवाल आता, वाटर को मेरी जुबान में क्या बोलते हैं? तो किसकी जुबान से सीख रहे हैं आप? सपने देखिए, सपने मातृ जुबान में देखिए। मातृभाषा जिस किसी की जो होती है, वो उर्दू हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मैं पूरे हिंदुस्तान फिरता हूँ। मैं इनकी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि ये रोशनी सब तरफ फैले इंशाल्लाह। और इसकी ज़रूरत है, ये इस तरह के काम ज़ाहिर होना चाहिए। मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पर इसका इजरा किया। सर के लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए। और जो लोग खरीद सकते हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिए, ये इन्वेस्टमेंट है। एक वक्त का खाना कम खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की तालीम के ज़राए पैदा करें। ये जिंदा कौम की निशानी होती है और ये इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो मैं बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ इस इक़दाम पर, क्योंकि सपने मातृभाषा में आते हैं, है ना। तो अपनी उर्दू अच्छी सीखेंगे तो और अच्छे सपने देखेंगे इंशाअल्लाह।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी पذिराई कीजिए और मैं खुद एक लेता हूँ अपने घर से। शुरुआत मेरे से करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। स्कूल के बच्चे यहीं पर बैठे, सब एक साथ यहाँ से जमा होकर जाएंगे। आप यहीं पे थोड़ा बैठे, ये पेरेंट्स को आप जाने दें।